मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर। इसके पहले हम लोगों ने एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। आज हम ये दूसरा पॉइंट है एक्सिस पर। अब सेंटर के बजाय कॉइल के एक्सिस पर जो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो इसके लिए देखिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल है, ये मान लिया करंट कैरिंग कॉइल है और इस कॉइल का ये सेंटर है, ठीक है, और ये सेंटर है और इसके बाद ये इसकी रेडियस हो जाती है इस कॉइल की, और इसकी ये मान लेते हैं एक्सिस है। इस कॉइल की ये हमने यहाँ पर एक्सिस खींच ली, ठीक है। तो अब इस एक्सिस पर कहीं पर भी हम कोई पॉइंट ले सकते हैं जिस पर कि हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हमें मान लेते हैं कि जो कॉइल हमने ले रखी है इस कॉइल में करंट आई फ्लो होती है, ठीक। ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब मान लिया करंट यहाँ पर फ्लो होती है, ठीक है। और इसके एक्सिस पर मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट P है यहाँ पर, और इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि पहले हमने किया था तो वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। हम मान लेते हैं करंट कैरिंग कॉइल जो है इस पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट सपोज कर लिया DL, जिसकी लेंथ है DL, ठीक है। इस DL यहाँ पर मान लेते हैं। अब इस DL पॉइंट की एलिमेंट की वजह से यहाँ पहले पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इस DL को पॉइंट P से मिला देते हैं इस तरीके से, और यह मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है, ये R दूरी पर है ये, और इस पॉइंट P की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक है। और ये एंगल यहाँ पर सपोज कर लिया फाई है, ठीक। तो बायो सेवर्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पॉइंट P पर जो है लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड at point P on the axis of coil due to current element DL। तो कितना हो जाएगा ये, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार इस एक्सिस के पॉइंट P पर इस एलिमेंट DL की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा वो DB इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये थीटा जो है ये DL और इस लाइन के बीच में का एंगल होता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो थीटा है वो 90 डिग्री है। क्योंकि 90 डिग्री कैसे, क्योंकि ये कॉइल पर जो एलिमेंट लिया इसके बीच, क्योंकि कॉइल यहाँ ऐसे रखी है तो इसको ऐसे ना समझ के ये समझ लीजिए कि कॉइल ये ऐसे रखा हुआ है, ये इस तरीके से कॉइल सपोज कर लीजिए कि ये रखा हुआ है कॉइल, और कॉइल पर ये यहाँ पर हमने छोटा सा ये इतना छोटा सा एलिमेंट ले लिया। अब ये एलिमेंट देखो इस तरीके से है, यहाँ पर अगर इसको हम इस पॉइंट P से मान लिया कहीं मिलाते हैं तो इनके और इनके बीच का एंगल हमेशा 90 है,
ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाता है। क्यों, यहाँ लिख देते हैं, जिसे याद है कि DL ये परपेंडिकुलर है ये इस आर के। ठीक, तो अब इसके हिसाब से अब DB इक्वल्स टू हम लिखेंगे म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा के लिए यहाँ पर 90 रख देते हैं अपॉन आर स्क्वायर म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो ये DB इक्वल्स टू ये हो गया, ये एक करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पर हो गया। अब इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर, तो यहाँ पर जो DL है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर बनेगा वो अब यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी तो देखो डाउनवर्ड हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम पॉइंट P पर लेते तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये जो लाइन है इस लाइन के साथ में इस तरीके से, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये इस तरीके से DB ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम इसके अपोजिट, जस्ट अपोजिट यहाँ पर दूसरा एलिमेंट इतना ले लेते हैं DL, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं, तो अब इस DL की वजह से यहाँ पर इतनी इसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मान लिया ये इस तरीके से हो जाता है यहाँ पर DB। ठीक है, तो अब हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इस तरह से हम बहुत सारे एलिमेंट लेते रहेंगे, जैसे यहाँ पर DL ले लिया तो इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा, इसके सामने यहाँ पर ले लिया तो इसकी वजह से उसके अपोजिट में हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ देख रहे हैं कि फैल जैसा जा रहा मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर इस DB को रिजॉल्व करेंगे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर रिजॉल्विंग DB इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आयताकार घटकों में यहाँ पर DB को हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो रिजॉल्व करके दो घटक कौन से हो जाएंगे, पहला घटक हो जाएगा कंपोनेंट DB साइन फाई जो कि एक्सिस के अलॉन्ग होगा, अक्ष के अनुदिश हो जाएगा यह along द एक्सिस, और दूसरा हो जाएगा DB cos फाई जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहाँ पर कह देते हैं अक्ष के लंबवत, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो डायग्राम में देख लेते हैं कहाँ पर ये चीज़ है। तो ये फाई एंगल है, तो इसका एक कंपोनेंट ये जो हो जाएगा ये DB cos फाई हो गया, जबकि ये एंगल फाई होगा, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा DB साइन फाई। तो DB साइन फाई इसके एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, ये एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो गया। इसी तरह से अगर दूसरा DB देखें तो इसके भी दो कंपोनेंट इधर हो जाएगा DB cos फाई, और इसका जो है दूसरा घटक ये इसके एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा DB साइन फाई। अब हम देख रहे हैं कि जितने DB cos फाई और DB cos फाई ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये क्या है, ये सेम डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा,
तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू एंटायर कॉइल, तो पूरी कॉइल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, तो B इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन फाई। अब यहाँ पर dB की वैल्यू रखेंगे, तो dB की वैल्यू है म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर साइन फाई। तो ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम क्या पाते हैं कि म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, तो इसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इसे। म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई I इतना बाहर कर लिया, तो इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा साइन फाई DL अपॉन R स्क्वायर। अब हम डायग्राम से देखते हैं, यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसमें देखिए ये चीज़, ये कैपिटल R है, ये X है, ये स्मॉल r है, ये एंगल फाई है। तो इस ट्राइंगल में हम देखें तो हम ये साइन फाई की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, साइन फाई इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। तो साइन फाई यहाँ पर है, इसकी जगह ये वैल्यू रखेंगे हम, तो रख देते हैं। तो म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई इंटू I कैपिटल R अपॉन स्मॉल r क्यूब DL, इतना हो गया। अब यहाँ पर R अपॉन R क्यूब, इसको जो है इंटीग्रेशन के बाहर कर लेते हैं, क्योंकि ये भी चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर R अपॉन R क्यूब बाहर कर लिया इंटीग्रेशन के, और यहाँ बचता है केवल DL। तो इंटीग्रेशन DL ये क्या हो जाएगा, पूरी कॉइल का सरकमफेरेंस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि DL बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये क्या है, सर्कुलर कॉइल के पार्ट ही तो हैं, तो टोटल उसके सरकमफेरेंस के इक्वल हो जाएगा। तो म्यू ज़ीरो I अपॉन 4 पाई इंटू कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r क्यूब, यहाँ इंटीग्रेशन DL की जगह पर हम लिख देते हैं 2 पाई R सरकमफेरेंस ऑफ कॉइल। अभी ऐसा करने के बाद यहाँ पर ये मिल जाता है हमें म्यू ज़ीरो I R स्क्वायर अपॉन, अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 बचेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 और R क्यूब, ठीक। अब डायग्राम से हम देखते हैं, एक चीज़ और कर लेते हैं, ये चूँकि ये इस ट्राइंगल में देखें ये R है, ये कैपिटल R है, ये X है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ और लिख सकते हैं कि जो स्मॉल r है, तो स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कैपिटल R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो ये जो यहाँ पर R है इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम, तो R इक्वल्स टू हो जाएगा ये R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 1/2। ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलता है म्यू ज़ीरो I कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाता है इस तरीके से किसी भी कॉइल के एक्सिस पर। तो यहाँ से हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि ये जो कॉइल है हमारे पास इसमें n टर्न्स हैं। इफ़ coil has n टर्न्स, यदि कुंडली में n फेरे हैं, तो इसी B को हम कैसे लिखेंगे, तो सेंटर पर जो वो एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो क्या कितना हो जाएगा, म्यू ज़ीरो n
आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। अब अगर इसी में हम एक पॉइंट ये बात करें कि जो पॉइंट हमने पी लिया था वो एक्सिस पे था, अब वो एक्सिस पर ना होकर के यदि सेंटर पे हो तो सेंटर पे जब होगा तो यहाँ पर जो एक्स हमने लिया था वो 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर x को 0 कर दीजिए। अब देखिए b इक्वल्स टू कितना बचता है हमारे पास, तो b इक्वल्स टू यहाँ पर μ0 n i r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पर देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो μ0 n i r स्क्वायर अपॉन 2 r क्यूब। तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास μ0 n i अपॉन 2 r, जो कि सेंटर के लिए हमने इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये फार्मूला होता है। ठीक। अब तीसरा बात हम ये करेंगे नेक्स्ट कि जो हमने डिस्टेंस ले रखी है पॉइंट P की x, वो अगर इसके रेडियस के बराबर हो तो क्या होगा। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B इक्वल्स टू μ0 n i r स्क्वायर अपॉन, अब ये जो फार्मूला है यहाँ इस r और ये है x, तो x की जगह पर यहाँ पर r रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या बनेगा हमें μ0 n i r स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर कर लो 2r स्क्वायर की पावर 3/2। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ये पावर कैंसिल हो जाएगी, आर क्यूब बचेगा, ऊपर आर स्क्वायर है तो नीचे कट के बचेगा केवल आर, और ये 2 की पावर 3/2 है, यहाँ पर 2 है, तो ये मिल के पावर हो जाती है, दोनों की पावर हम ऐड कर देते हैं तो 2 की पावर 5/2 हो जाता है, और ऊपर μ0 n i। तो यहाँ पर एक बात और करते हैं कि जैसे जो कॉइल है इसमें करंट अगर क्लॉकवाइज है, कैसे है, क्लॉकवाइज करंट है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में अगर है किसी कॉइल में करंट पास हो रही है, तो अगर हम जिस तरह से देख रहे हैं, अगर हमको ये इस तरह से करंट दिखती है क्लॉकवाइज, तो ये सिरा कॉइल का एस पोल के जैसे वर्क करता है इसको। ठीक है, ये जैसे मैग्नेट में 2 पोल होते हैं N और S, वैसे इसमें ये S हो जाता है। अगर कॉइल में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो सिरा हम देख रहे हैं, जो इसका एंड देख रहे हैं कॉइल का, वो N बन जाता है। ठीक है, एक बात ये। नेक्स्ट बात ये है कि कहीं पर जैसे अभी हमने कॉइल लिया, कॉइल पर सेंटर पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड जैसे आया था, तो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। ठीक है, तो जब क्लॉकवाइज यहाँ पर होता है करंट किसी कॉइल में, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होता है वो डाउनवर्ड होता है, तो डाउनवर्ड के लिए यहाँ पर हम क्रॉस का सिंबल बना देते हैं। तो अगर क्रॉस कहीं पर बना हुआ दिख जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डाउनवर्ड है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, और यदि यहाँ पर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होने पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है सेंटर पर, वो अपवर्ड होती है। तो अपवर्ड होने पर यहाँ पर हम डॉट बना देते हैं, तो डॉट का मतलब अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया। कैसा हो गया, अपवर्ड, और यहाँ पर डाउनवर्ड। ठीक है, ये करंट कैसी है यहाँ पर, क्लॉकवाइज करंट। ये करंट कैसी है यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज करंट है।